चलो, तो पहले हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो। फिजिक्स जो क्लास 12 का फिजिक्स है, इसमें पहले पूर्ण तरीका से हम लोग इसका सिलेबस जान लेंगे कि सिलेबस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद आगे चल के देख लेंगे उसमें। ठीक है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, चलो। तो पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश। सिलेबस नोट कर लेना साथ साथ। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा। हाँ, विद्युत धारा। चौथा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और पांचवा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है चुंबकत्व तथा द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति। और छठवां चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो रिकॉर्ड वीडियो देख रहा है वो भी नोट कर लेगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती। सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, डायनेमो भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आठवां चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो 8 नंबर चैप्टर क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। ये जो होता है पहले बुक की टोटल चैप्टर है। जो पहला बुक में हम लोग चैप्टर्स को अध्ययन करेंगे वो पहले बुक के पूरे फाइनल चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो सेकेंड बुक के चैप्टर्स हैं, पहला है उसमें किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र जो 10 नंबर चैप्टर है। किरण प्रकाशिकी और ये प्रकाशिकी यंत्र हो गया। और उसके बाद से तरंग प्रकाशिकी। 11 नंबर चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति। द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जो 12 नंबर चैप्टर है वो हम लोग को पढ़ना है परमाणु। और 13 नंबर है नाभिक। और 14 नंबर जो चैप्टर है 14 नंबर जो चैप्टर है वो है अर्धचालक। अर्धचालक, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं अर्धचालक भी, जिसको अच्छे तरीके से हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है जो हम लोग को टोटल 12th में हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, लगभग चैप्टर देखने के बाद हम लोग को अधिकतम चीजें ये आभास हो जाती है कि हमें उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमें पहले पढ़ना है वैद्युत आवेश के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि उसका वैद्युत क्षेत्र वगैरह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। तो इससे पहले इसकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि वैद्युत आवेश जो होता है ये इसमें किस आवेश का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो भी हम अध्ययन करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, एक और इसके आगे वाला जो
चैप्टर था, धारिता वाला जो चैप्टर था, उसमें भी ये दोनों चैप्टर मिला करके हम लोग इसमें गतिमान आवेश का अध्ययन नहीं करते हैं, इसमें अस्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अस्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं? अस्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अस्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आप लोग हेडिंग कर लेंगे इसे। इसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? रुके हुए आवेश का मतलब इसमें आवेश चलेगा नहीं, आवेश गति नहीं करेगा, इसमें आवेश जो होगा एक जगह कंसंट्रेट रहेगा, एक जगह रुका रहेगा, उस आवेश का अध्ययन करेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं अस्थिर वैद्युतिकी, यानी वैद्युत का अध्ययन करेंगे अस्थिर वाला, मतलब जो रुका हुआ है। इसमें दो शब्द से आपको इसमें पता चलेगा, एक इलेक्ट्रो से, एक स्टैटिक से। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो का मतलब बिजली या विद्युत कह सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या कह सकते हैं? विद्युत कह सकते हैं। ठीक, और यहां पे जो स्टैटिक्स होगा, एट मतलब रुका हुआ, रुका हुआ, यानी रुके हुए आवेश का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात आप कहिए चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब रुके हुए जो भी आवेश हैं, एक जगह स्थित हैं, उस आवेश का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस जानने के लिए है। आप लोग जो पढ़ रहे थे ESU, ESU, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब ये अस्थिर वैद्युतिकी इकाई होता है। अस्थिर वैद्युतिकी इकाई, ये आवेश जो होता है उसी का एक क्या है? मात्रक है। तो चलिए आवेश के बारे में हम जानते हैं कि आवेश अब क्या है, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? इसमें अस्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मतलब इसमें हम लोग रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। साथ साथ नोट करते चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। नोट करेंगे तब, लिखते चलेंगे तब, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें अस्थिर आवेश का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसमें चलता हुआ आवेश का अध्ययन नहीं करेंगे। आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आगे जितने में जैसे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, उसमें चलता हुआ आवेश का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग अस्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, विद्युत धारा में भी तो अलग हो जाता है ना सीधे इस पार्ट से। चलिए अब अगला हेडिंग लगाइए, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, अगला हेडिंग करिए आप लोग, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। हेडिंग कर लीजिए सभी लोग, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हो गया हेडिंग। जैसे ये जो वैद्युत आवेश होता है, यह एक पदार्थ का लक्षण है। पदार्थ का लक्षण, इसका हम लोग परिभाषा कैसे देंगे? तो बताएंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत का प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश। एक और सिंपल सी अगर इसके फार्मूला से इसका अगर हम लोग डिफिनेशन बनाना चाहें, Q बराबर IT, यानी धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये सिंपल वे में है परिभाषा के अनुसार, तो ये नहीं लिखना आप लोगों को। आप लोगों को परिभाषा में क्या लिखना है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है या जिसके अंतर्गत अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहेंगे। जैसे मान के चलो वैद्युत आवेश, ये आवेशित अगर हो जाएगा ना, तो किसी वस्तु को अपने तरफ खींचेगा या ढकेलेगा, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जिस पदार्थ में आ जाए वो आवेशित हो गया है। जैसे क्या करते हैं बचपन में हम लोग बाल ऐसे पेन को रगड़ लेते हैं, उसके बाद किसी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल कागज के हैं
छोटे छोटे कण है, उस कण को रखते हैं तो उस कण को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है ना, तो उसमें क्या आ गया है, आवेश, यानी अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी आकर्षण कर रहा है। तो विज्ञान की भाषा में खींचना को आकर्षण ही तो कहते हैं। तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, तो वह किसका गुण आ गया, आवेश, यानी वो आवेशित हो गया। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन पहले लिखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत आवेश कहेंगे, वैद्युत आवेश कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश, या उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसमें, या वैद्युत क्षेत्र का एक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को ले जाएंगे तो अपने तरफ खींचेगा या धक्का देगा। जैसे क्या होता है, चुंबक का एक क्षेत्र होता है, जिस एरिया में अगर हम उस ध्रुव के चुंबक को ले जाएंगे, सेम ध्रुव, तो क्या करेगा, भगाएगा एक दूसरे को। अगर विपरीत ध्रुव ले जाएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र है कि नहीं है, तो उसके अंदर जो चीज अनुभव हो रहा है वो क्या है, आवेश है, वैद्युत आवेश है। आवेश जो इसे हम दिखाते हैं, तो इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे क्यों से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यों से दिखाते हैं या इसमें जरूरी नहीं है स्मॉल या कैपिटल, आप दोनों में किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हो गया। इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश बराबर, यानी वैद्युत आवेश भी आप कह सकते हो यहाँ पे, आवेश बराबर क्या हो जाता है, धारा गुणे क्या हो जाता है, समय, धारा गुणे समय। अब यहां से बताइए, आवेश का जो संकेत है वो क्या है, Q, तो Q बराबर धारा का संकेत क्या होता है, I होता है, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, T, यानी Q बराबर एक फार्मूला बन के आया जिसको क्या बोलेंगे, Q बराबर IT, Q बराबर क्या हो गया, IT। हो गया। अब आवेश की हम मात्रक की बात करते हैं, तो आवेश का बहुत सारा मात्रक है, 6-7 मात्रक हम लोग पढ़ेंगे करीबन। ठीक है, वो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल में आगे चैप्टर्स में मिले चाहे इस चैप्टर्स में मिले, ठीक है, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो आवेश की ये तो समझ में आ गया ना, आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है, समय, Q बराबर IT। यहां से अगर इसकी हम बीमा निकालना चाहें कि इसकी बीमा क्या होगी, तो बताइए आवेश की बीमा क्या होगी, आवेश की बीमा, तो आई, पहले धारा का बीमा निकालिए, तो धारा का बीमा क्या होता है, नहीं पता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं समय लेकर के बता रहा हूं कुछ चीजें। जैसे मूल राशियों को आप सिर्फ याद रखिएगा, मूल राशि याद करेंगे तो किसी का भी बीमीय सूत्र आप आराम से निकाल पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा। जो इस चैप्टर से रिलेट नहीं है, लेकिन मैं बेसिक सा चर्चा 2 मिनट कर देता हूं, जिनको निकालना नहीं आता वो सीख जाएंगे। ठीक है, पहला बात आप लिखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, विद्युत धारा भी कह सकते हैं, केवल धारा भी कह सकते हैं, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। जो लंबाई होगा उसको आप किससे दिखाइएगा, L, यानी लंबाई का बीमा क्या होता है, L। इसको गुरु ब्रैकेट में आप बंद कर देंगे तो इसका बीमा डायमेंशन को दिखाएगा, अर्थात बीमा को दिखाएगा। ठीक है, गुरु ब्रैकेट में इसका क्या हो जाएगा, अभी गुरु ब्रैकेट में मैं बंद नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि जगह मिल जाए। इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल M, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल T, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल A, धारा, एम्पियर इसका मात्रक होता है। ठीक है, ताप, ताप को क्या लिखेंगे आप लोग, थीटा, क्या लिखेंगे, थीटा या टी, टी लिखेंगे तो 2 बार डबल टी हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा लिखिए या के लिखिए,
थीटा या के, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता को कैपिटल सी, कैंडिला होता है इसका मात्रक, इसको मोल। ठीक है, तो बस आपको ज्यादा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आप इतना ही याद रखें, काम चल जाएगा आपका। बीमीय सूत्र निकाल पाएंगे, अर्थात इसका बीमा लिखना चाहे, अगर पूछे आपसे लंबाई का बीमा क्या है, तो क्या कैपिटल एल को आप गुरु ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये किसका बीमा हो गया, लंबाई का बीमा। एम का बीमा निकालना चाहे बंद कर दीजिए, एम का बीमा हो गया। समय का बीमा निकालना चाहे तो इसको बंद कर दीजिए, इसका बीमा हो गया। धारा की बीमा क्या हो गया, ए। कोई समस्या है? अब बीमा समझ गए ना, बस आप 3 चीज याद रख लेना, ठीक है। ये इसके लिए याद रखना MLT मिलते हैं, इसके लिए क्या एक ट्रिक याद रखना, MLT, ये रहे या ना रहे, इसका हर चीज चमकना चाहिए। नहीं कहता है कोई हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारा नाम चलना चाहिए। होता है, तुम लोगों का तो नाम नहीं चलेगा, हमारा भी नाम नहीं चलेगा अभी, ठीक है, कोई उखरपाती वाला काम नहीं किए हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो ये M का मतलब द्रव्यमान, L का मतलब लंबाई वाली कोई चीज है, और T का मतलब समय। अब आइए बीमा आराम से आप निकाल पाएंगे। धारा का बीमा देखिए, पहले छोटका याद करना पड़ेगा तब बड़का आएगा, नहीं तो वही भी नहीं करेगा। बताओ धारा का बीमा क्या होता है, यहाँ देखो धारा का बीमा क्या हो जाएगा, ए। तो आप यहाँ पे धारा का बीमा लिखेंगे ए। अब एक बात बताओ गुणा, समय का बीमा क्या है भाई, टी है, कैपिटल टी। तो आप आराम से कैपिटल टी लिख दो ना, गुरु ब्रैकेट में बंद करके, और दोनों एक पास आ जाएगा, ये को ब्रैकेट में तो कोनो दिक्कत नहीं ना है। ए टी, ये किसका बीमा हो गया, आवेश का। अगर आवेश का बीमा आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ए टी। हमेशा याद रखिएगा, यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये फिक्स हो गया, ठीक है। नहीं, एटी का होगा केवल, बस ये गुरु ब्रैकेट तुम्हें याद होना चाहिए कि हाँ गुरु ब्रैकेट को हम लिखते हैं बीमा को गुरु ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि अच्छा वो दिखने लगे, उसका लुक बढ़ाने के लिए हो जाता है ऐसा, ठीक है। और कोई समस्या नहीं होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करने वाले नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट करने वाले स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप फोटो खींचने वाले फोटो खींच ले, ठीक है। इसको बीमा निकालना आ जाएगा ना, कोई समस्या नहीं होगा, बस इतना आप फॉलो करो, बीमा निकालना आ जाएगा किसी का भी, ठीक है। तो धीरे धीरे चल के मैं क्लास में ही बताता रहूंगा किसका बीमा कैसे वगैरह निकालते रहेंगे बीच बीच में। जो 11th नहीं पढ़ा है ठीक से उसको समस्या होगा ही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी क्या बात करेंगे, मात्रक। अब क्या बात करेंगे, मात्रक। मात्रक का अभी तक तो बात नहीं की हम। मात्रक, अगर हमें मात्रक निकालना है, इसका मात्रक कुछ चीज हम लोग निकालेंगे, तीर से जितना भी लिखेंगे समझिए उसका मात्रक है। आवेश का मात्रक हमें निकालना है, किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। तो Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग, IT जानते हैं, कोई दिक्कत? क्या बताओ Q का मात्रक क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई समस्या नहीं ना है, कोई डिटेल से यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। Q का मात्रक निकालने के लिए इसका फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, IT। तो I का मात्रक और गुणे क्या हो जाएगा, T का मात्रक। मात्रक का मतलब समझ रहे हो क्या है, मात्रक का मतलब समझ रहे हो क्या है, किरण जी समझ में आ रहा है मात्रक का मतलब, बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, उसका मतलब क्या होता है मात्रक का, किसी भी राशि को पहचानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रक का। अगर 5 के पीछे हम मीटर जोड़ दे, इसका मतलब समझिएगा क्या नाप रहा है, लंबाई। अब 5 के पीछे हम केजी जोड़ दे तो क्या समझ में आ जाएगा, द्रव्यमान। अगर 5 के पीछे हम सेकंड जोड़ दे तो क्या समझ में आ जाएगा, समय। यानी मात्रक हमको क्या बताता है, राशि। मात्रक हमको क्या बताएगा, राशि, कि वो कौन सी राशि है, ठीक है। मात्रक क्या बताएगा, राशि, ये कौन सी राशि है। किसी का रोहन नहीं कहते हैं कि एक रोहन बता देगा कौन एक पात्रक है, ऐसा होता है ना, तो एक्चुअल नहीं होता है, ये कुछ चीजें चलती हैं। अब बताओ आई का मात्रक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर इंटू टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो गया भाई, क्यू का मात्रक हो गया। इसको एक शब्द में क्या लिख सकते हो आप, कूलाम। क्या लिख सकते हो, कूलाम। लॉरेंस कूलाम ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में ज्यादातर बताया था, इसलिए कूलाम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। और डायरेक्ट मात्रक लिखते हैं, एक मात्रक इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर कूलाम, सॉरी एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। या एक और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। एक और मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम।
अब आगे आ जाओ, तो ये दोनों जो लिखा हूं मैं, ये दोनों पहला और दूसरा, ये किस प्रणाली में है? MKS। MKS कहो या इसी को क्या कह दो, SI, इंटरनेशनल सिस्टम मीटर किलो सेकेंड। ये दोनों ये क्या है, ये इसका SI मात्रक है। क्या है ये? SI मात्रक है। चलो आगे आ जाते हैं, तो इसका मात्रक ये हो जाएगा ESU। तो पहले हम लोग ESU एक मात्रक हो जाएगा। ESU का मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये किसका मात्रक हो गया? सॉरी, आवेश का क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? अस्थिर वैद्युतिकी इकाई। ये ज्यादा गिना नहीं जाता, अभी जब संबंध बताएंगे इसमें क्या ESU है। ठीक है। एक हो जाता है EMU, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये बात समझ में आ गई लो? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अस्थिर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय इकाई। वैद्युत चुंबकीय इकाई। इसमें कोई दिक्कत? अब आ जाओ, एक और इसका मात्रक जो होता है फैराडे। फैराडे को हम किसे दिखाते हैं? कैपिटल F से। फैराडे जो होता है, ये सबसे आवेश का अगर सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये कौन है बड़ा मात्रक? ये बड़ा मात्रक है आवेश का। ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। इसको किसी का इसका कोई ज्यादातर संकेत नहीं होता है। ये कौन सा मात्रक है भाई? छोटा मात्रक है आवेश का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो इसे भी नोट कर लो खटाखट। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इसे मिटा दो, तब तक इसे मिटा देता हूं। ऑनलाइन वाले भी नोट करते रहो जो वीडियो देख रहा है। ठीक है, नहीं तो साथ साथ नोट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बस याद हो जाए आपको। नोट्स साथ साथ बनाते चलना, ये ध्यान रहे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि इसको दोबारा पढ़ पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। 12 है, 12 का आधा अगर आप पर डे मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। 12 का आधा का मतलब 6 घंटा पर डे सेल्फ स्टडी घर पे होनी चाहिए, तब आप बेहतर हो पाएंगे। नहीं तो वही ठकठकिया रहेंगे। बात समझते हैं आप लोग? कुछ चीजें नोट पॉइंट में मैं लिखवाते चलूंगा, वो सारी चीज साथ साथ आप लिखते चलेंगे। जो ये लिखा हुआ है ESU, ये किस प्रणाली में मात्रक है इसका? ESU को स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। ये स्टेट कूलाम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ESU को स्टेट कूलाम। ये किस पद्धति में मात्रक है? CGS में है। ये किस पद्धति में है? CGS। ठीक है, CGS। ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं इसको। फ्रेंच क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति या वही फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति कहिए या इसको मीट्रिक पद्धति कहिए। मीटर ही नहीं, मीट्रिक। किसको? ये SI। हाँ, फ्रेंच हो गया हो। ठीक है, चलो हाँ, अलग अलग उसका नाम है धीरे धीरे। ठीक है, इसमें कोई समस्या? क्लियर हो गया? नहीं तो इस पे ये जाओगे जब आप लोग, तो धीरे धीरे कोई पूछेगा कि ये कौन सा मात्रक है, तो अभी नहीं पूछेगा। 12th में आपसे कोई ज्यादातर मात्रक नहीं पूछेगा, आपसे थ्योरी, ज्यादातर थ्योरी पे, न्यूमेरिकल पे काम करना है आपको। थ्योरी, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीनों पे काम करना है आप लोगों को। इसमें कोई समस्या है? अब जो चीज नोट पॉइंट में लिखा रहा हूं, उसको रामबाण समझ के एकदम खटाखट नोट करते चलना। रामबाण समझने का मतलब छूटे तो एकदम दिल पे लगे।
ठीक है, मतलब याद हो जाना चाहिए खटाक से। अगर कहें एक ESU में कितना कूलाम होता है, तो 3 गुणे 10 के घात, सॉरी एक कूलाम में ना, एक कूलाम में हमको ये चेक करना है, एक कूलाम में 10 के घात 9 क्या होता है, ESU होता है। नोट करते चलो। एक एक कूलाम में हमको EMU देखना है, तो ये कितना होता है, 10 के घात माइनस 1 EMU होता है। ठीक है, एक एक कूलाम में हमको मतलब एक फैराडे में हमें कूलाम देखना है, तो 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये तीनों को आप कुछ भी समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आएंगे। नोट में हो गए, ये मिटा दूं ना मात्रक, कोई समस्या तो नहीं है अब। अगर पूछे आपसे वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो कौन सा मात्रक बताएंगे आपको, फैराडे। सबसे छोटा फ्रैंकलिन। और ESU का रहा उसका CGS प्रणाली मात्रक ESU या स्टेट कूलाम, ESU या स्टेट कूलाम। अगर MKS में पूछ दे तब हाँ, कुछ चीजें और हैं जो नोट पॉइंट के भाई हैं। ठीक है, ये सेकंड स्टार पॉइंट है। ठीक है, एक माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है, 10 के घात माइनस 6 कूलाम। यहाँ कूलाम जुड़ गया तो है ना कूलाम जुड़ेगा। ठीक है, मात्रक मात्रक सिर्फ एक माइक्रो में 10 के घात माइनस 6 होता है। अगर यहाँ आप मीटर जोड़ेंगे तो यहाँ वही जोड़ेंगे मीटर। अगर यहाँ आप कूलाम जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, कूलाम। यहाँ ESU जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, ESU। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, और एक नैनो कूलाम में देखा जाए तब, एक नैनो कूलाम में आपको बताएं, एक नैनो कूलाम में कितना होता है, तो 10 के घात माइनस 9 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम 10 के घात माइनस 9 कूलाम होता है। ठीक है, पिको में कितना होता है, एक पिको कूलाम में 10 के घात माइनस 12 कूलाम होता है। न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये ध्यान रखना, चटनी का काम आएगा, ये पकौड़े के साथ चटनी का काम आएगा, बहुत मजा आएगा इसको। ये नहीं आएगा तो बहुत मजा नहीं आने वाले हैं। मतलब वही चटनी का काम आएगा, ताकि थोड़ा चटक मटक हो जाए। पकौड़े के साथ चटनी ना रहे तो खाने में मजा नहीं आता है ना। चाय के साथ कुछ और ना रहे तो मजा ना आए। ठीक है, तड़क भड़क तो किसी ना किसी के साथ होना ही चाहिए। कोई समस्या है? अब दो नोट पॉइंट में बात लिखवा रहा हूं, ये स्टार पॉइंट लिख लिए, वो नोट पॉइंट में लिख लिए हैं। एक लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट में, इसको याद रखना है फैक्ट में। फैक्ट नीचे लिखिएगा नोट में फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स में लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, वो फैक्ट में लिख करके आप बंद कर लेंगे एक डब्बे में। फैक्ट में पहली बात लिखेंगे, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को ऋणावेश यानी माइनस, और दूसरा तथा धनावेश कहे थे। या अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को ऋणावेश तथा धनावेश कहा था। ठीक है, ये हो गए, ये कहे थे। जो एक फैराडे होता है, वो एक फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दूसरी पॉइंट, एक फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये न्यूमेरिकल में सब काम आएगा, ये ध्यान रहे। ये जितनी चटनी है पकौड़े के साथ काम आएगी, बस न्यूमेरिकल में काम आएगा बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी।
और जिन्होंने इसको उड़ाया न्यूमेरिकल में, उनको मैं उड़ा दूंगा। ये ध्यान रहे, न्यूमेरिकल मत कहना सर कौन किसके बराबर होता है। कोई समस्या नहीं है ना? क्लियर हो गई? चलो क्लियर हो गई या हो गया? चलो अब इसके प्रकार पढ़ते हैं। आवेश के प्रकार में कौन कौन से हैं? तो लिखो, हेडिंग करो आवेश का प्रकार। ये लिख लियो ना आप लोग? कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग करो आवेश के प्रकार। चलो खटाक से हेडिंग करो आवेश के प्रकार। ना मन कर रहा है तो वैसे ही देखते रहो चुपचाप। आवेश के प्रकार। एक और बात होता है ना, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वैद्युत आवेश लिखूं कि केवल आवेश लिखूं। गलत कौन होगा? दोनों सही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं आवेश कहीं लिख दे रहा हूं, कहीं वैद्युत आवेश लिख दे रहा हूं। ये माजरा क्या है? ये रहे या ना रहे, यार इसको तो रहना ही है। तुम पृथ्वी पे रहो या ना रहो, पृथ्वी तो रहेगा ना। ये तो बात सही है ना? तो आवेश के साथ ये रहे या ना रहे, आवेश रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो हेडिंग करना आवेश के प्रकार। लिखो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे लाडलो, नोट कर लो। हो गया? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा बच्चा? धनावेश। क्या हो जाएगा? धनावेश। दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणावेश। यहां एक मैटर बनती है, पहले इसको लिख लो। पॉजिटिव बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव चार्ज। यहां भी पकौड़े के साथ चटनी ले लो। यहां की जो चीज बताऊंगा वो भी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। कोई पदार्थ धनावेश कब होगा? कोई पदार्थ धनावेश कब होगा? जब उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो कब किसी पदार्थ पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, इसका मतलब पदार्थ क्या है? धनावेशित है। अगर उस पे वृद्धि हो रहा है इलेक्ट्रॉन की, तब क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन के ह्रास पे क्या है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता पे क्या है? ऋणावेश। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन के निकलने पे क्या है? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पे क्या है? बात घुमा के कहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात घुमा फिरा के कहेगा, एक एक बतिया कहेगा। तो इसका मतलब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी। पदार्थ ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन की कमी लिख लो तुम, बस इतने समझदार हो ना। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब क्या है? वो धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब क्या हुआ? वही हुआ ऋणावेश। ऋणावेश। जो धनावेश होता है, धनावेश, उसको क्या लिखते हैं? प्लस ऐसे लिखते हैं। ऋणावेश को माइनस ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। हमारे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगा, अगर आप समस्या नहीं है तब, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट है? तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। कल की क्लास फिर आगे होगी, इसके लक्षण वगैरह भी बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए।